मजदूर आबादी के ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जीत की खुशी के साथ मोदी के गुजरात की उस जमीन पर जहां से मजदूरों के खिलाफ प्रयोगों की शुरुआत हुई, मजदूर दमन के, वहां से उन्होंने जीत की एक मशाल जलाई है। मैं मानता हूं कि ये कोविड-19 का जो वक्त था, पेंडेमिक का जो वक्त था, उसका पूरा दुरुपयोग मजदूर वर्ग के खिलाफ वो भाजपा सरकार ने गुजरात में किया है। हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान को पूरे तरीके से मानेगी, इतना तो हम उम्मीद करते हैं। मेहनत कश के सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम मिले हैं तो आज जिस तरीके से मजदूर आबादी के ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जीत की खुशी के साथ मिल रही है। गुजरात में अप्रैल माह में और पूरे देश में उस तरीके से हो रहा था, लेकिन गुजरात तो एक प्रयोग भूमि है। वहां पर 12 घंटे काम बगैर किसी ओवर टाइम के करने का फरमान गुजरात सरकार ने जारी किया, जिसके खिलाफ गुजरात महासभा और ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI ने लगातार संघर्ष किया, जमीनी स्तर पर भी और कोर्ट के माध्यम से। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर मजदूरों की एक बड़ी जीत हुई है। तो हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता और गुजरात महासभा के अध्यक्ष साथी अमरीश पटेल जी भी मौजूद हैं और इस पूरे केस में पैरवी में लगातार लगे रहे दूसरे अधिवक्ता साथी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो TUCI के महासचिव भी हैं, कॉमरेड संजय सिंह भी मौजूद। तो मैं सबसे पहले मुखातिब हो रहा हूं कॉमरेड अमरीश पटेल की ओर, जिन्होंने मोदी के गुजरात की उस जमीन पर जहां से मजदूरों के खिलाफ प्रयोगों की शुरुआत हुई, मजदूर दमन के, वहां से उन्होंने जीत की एक मशाल जलाई है। मैं कॉमरेड अमरीश से गुजारिश करूंगा कि वो बतलाएं कि असल में मामला क्या था और किस तरीके से यह सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जीत मिली है। कॉमरेड अमरीश पटेल। मेरे सभी संघर्ष के साथियों को लाल सलाम। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है पूरे मजदूर वर्ग के लिए, क्योंकि जहां पे केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार की जो श्रम कानूनों में एक बदलाव लाने का और उस बदलाव के वक्त पे मीन्स खास करके वो बदलाव उस प्रकार से लाने की कोशिश की जा रही है जहां पे सालों जितने आज़ादी के बाद जितने मजदूर कानून थे, उसके पहले जितने मजदूर कानून थे, उसमें जो हक थे उसको छीनने की एक कोशिश की जा रही है। और उस वक्त पे गुजरात में, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारे वड़ा प्रधान, हमारे होम मिनिस्टर गुजरात से है और गुजरात को तो हर हमेशा उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया है। हर मजदूर कानून जब बनाने का, उसमें कोई भी मजदूर कानून में बदलाव लाने की शुरुआत की हो तो वो गुजरात से हुई। और मैं मानता हूं कि ये कोविड-19 का जो वक्त था, पेंडेमिक का जो वक्त था, उसका पूरा दुरुपयोग मजदूर वर्ग के खिलाफ वो भाजपा सरकार ने गुजरात में किया है। तो यहां पे खास करके 5 ऑर्डिनेंस लाए गए और उसके अलावा ये एक फैक्ट्री एक्ट में बदलाव लाया गया। तो टोटल 6 उस प्रकार के बदलाव लाए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है मजदूर वर्ग के हकों को लेके। हम बाकी ऑर्डिनेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि गुजरात में जो ये बदलाव लाया था कोविड-19 को लेके अप्रैल 2020 से, इसका मतलब है कि लॉकडाउन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया। एक तरफ गवर्नमेंट बोला कि मजदूरों को वेतन दिया जाएगा, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट ये कह रही, वो डिसीजन ले रही है जिससे मजदूर का जो काम 8 घंटे करने का अधिकार है उसको छीना जा रहा है और कंपलसरी मजदूरों को 12 घंटा काम लेना वो एक अधिकार मालिक वर्ग को दिया गया। तो हम लोग ने इस बात को लेके, क्योंकि जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ और जैसे ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, गुजरात में ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी
उन्होंने 12 घंटा काम कर दिया। तो 3 शिफ्ट के वर्कर्स जो काम कर रहे थे 3 शिफ्ट में, उसको उन्होंने 2 शिफ्ट में कर दिया। और उसका मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हुए और साथ साथ मजदूरों को 12 घंटा काम करने का एक मजबूरी खड़ा हो गया, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का वेतन नहीं मिला था। और दूसरी तरफ इस प्रकार का जो चेंज लाया गया उसकी वजह से मजदूर वर्ग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन 12 घंटा काम उसको करना होगा। साथ साथ एक और मसला भी था कि कोविड का जो गाइडलाइन था उसको लेके मजदूर वर्ग वो रास्ते पे भी नहीं आ सकता है, आंदोलन भी नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार से पेंडेमिक था, अहमदाबाद से लेके बाकी शहरों में हम लोग वायरस का जो एक बहुत बड़ा असर था, उसकी वजह से भी हम लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त पे हम लोग ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया और गुजरात मजदूर सभा ये डिसाइड किया कि ये मसला गुजरात का नहीं है, मसला पूरे भारतवर्ष का है और हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। और हम मानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में जो सेक्शन 5 जो है, जिसमें पब्लिक इमरजेंसी की बात की गई है, वहां पे पेंडेमिक के नाम पे जो मजदूर वर्ग का ये हक है उसको जो छीनने का कोशिश किया है। 1919 का जो आईएलओ कन्वेंशन है उसमें भी ये कहा गया है कि 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते हो। उस वक्त पे इस प्रकार का बदलाव लाना और ओटीबी नहीं देना, ओवरटाइम भी नहीं मिलेगा मजदूरों को, इस प्रकार का जो चेंज लाया गया उसको लेके हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का पिटीशन फाइल करेंगे, क्योंकि ये हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसको लेके हम लोग ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रायोरिटी देके इस मैटर को बहुत ही जल्द सुनवाई की, क्योंकि आप जानते हो कि एक नोटिफिकेशन होने के बाद दूसरा नोटिफिकेशन भी गुजरात स्टेट ने एक्सटेंड किया 3 महीने और हम मानते थे कि ये नोटिफिकेशन एक बार इश्यू हुआ है तो ये बार बार होने वाला है और एक वक्त ऐसा आएगा कि 12 घंटा मजदूरों के पास काम लिया जाएगा। तो उसको लेके हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो इस मुद्दे पे गुजरात का जो नोटिफिकेशन था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 8 घंटे से ज्यादा आप काम ले नहीं सकते हो। ये कोई ऐसा पब्लिक इमरजेंसी था नहीं कि जहां पे आप मजदूरों के जो हक और अधिकार है, जो कोविड-19 को लेके आपको ज्यादा मजदूरों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत थी। ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है उसमें भी इस प्रकार का जो बदलाव लाने का कोशिश किया गया है वो बिल्कुल मजदूर वर्ग के खिलाफ है। और मजदूरों के जो हक है, जो कोविड के वक्त पे जो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको अच्छी तरह से काम करने का एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, वो कोविड के शिकार ना बने, उस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पे इस प्रकार का जजमेंट, इस प्रकार का डिसीजन वो बिल्कुल मजदूर वर्ग के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर एक्सरसाइज करते हुए ये कहा कि जब से नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है तब से 12 घंटा काम जो फैक्ट्रियों, जो भी कारखानों में लिया है, वो सभी मजदूरों को 12 घंटा, जो भी 8 घंटे के ऊपर है उसका डबल ओवर टाइम देना होगा। जो नोटिफिकेशन गुजरात सरकार ने निकाला उसको रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट की वजह से मैं मानता हूं कि पूरे भारत में, पूरे गुजरात में मजदूर वर्ग में जो एक निराशा थी उसमें एक नए आवाज की गुंजाइश खड़ी हुई है। और वो मैं मानता हूं कि गुजरात से शुरू होगी और हमें उस लड़त और संघर्ष को भारतवर्ष में ले जाना है। और आज मैं देख रहा हूं कि ये जो जजमेंट आया उससे पूरे गुजरात का जो मजदूर वर्ग और जो ट्रेड यूनियंस थे उसमें एक नया उत्साह खड़ा हुआ है, एक नया उत्साह आया है। लोग आज वापस संघर्ष करने के लिए तैयार है। आज वो गुजरात फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जैसे जो संघर्षशील मजदूर संगठन है उसका नेतृत्व लेने के लिए तैयार है। और मैं आज देखा कि बैंक से लेके बहुत सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूनियन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियन है, वो सभी लोग आज इस मुद्दे को अहम मुद्दा बना के बाकी जो मजदूर के खिलाफ जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके संघर्ष करने का एक शुरुआत करने के लिए हम लोग एक मीटिंग भी कर रहे हैं। तो मैं मेरे भारत के सभी मजदूर साथियों को ये कहना चाहूंगा
कि 8 घंटा हमारा मजदूरों का हक है, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता है। ये हक को हमने वापस प्रस्तापित किया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। 12 घंटा काम अगर नहीं ले सकता है, ओवर टाइम उसको देना होगा, डबल ओवर टाइम देना होगा। जहां पे भी मजदूर वर्ग के साथ 8 घंटे से ज्यादा काम ले रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट हम लोग बोल के ये कह सकते हैं कि हम 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम आपको देना होगा। उस तरीके से एक मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना होगा, ये संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मजदूर वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। मैं मेरी ओर से, हमारे संगठन की ओर से पूरे मजदूर वर्ग को बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में ये संघर्ष को हम आगे बढ़ाए, यही बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड अमरीश और संघर्षरत मेहनतकश की पूरी टीम की ओर से आपको भी इनकलाबी सलाम। और गुजरात और देश के मजदूरों को इस मिली छोटी जीत को से केवल खुश होकर बैठ जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने संघर्ष को अंतिम जीत के तक के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होने की जरूरत। अब मैं अपने दूसरे वक्ता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पीयूसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं और मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा के प्रमुख साथियों में से आप दोनों साथी मासा के प्रमुख साथी हैं, तो मैं आपसे 2 सवालों पर चाहूंगा कि मेहनतकश के साथियों को, देश के मजदूर साथियों को आप बताएं। पहली बात तो यह है कि ये जो कोविड के बहाने फैक्ट्री एक्ट की धारा 5 का जो इस्तेमाल राज्य सरकारों ने किया, उत्तर प्रदेश से लेकर, उत्तराखंड से लेकर गुजरात और सभी जगह जो हुआ, ये क्या है? दूसरी बात, श्रम कानूनों में परिवर्तन जो हो रहा है उससे और राज्य सरकारों द्वारा परिवर्तन हो रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष की धार को हमें कैसे आगे बढ़ाना है? कॉमरेड संजय सिंह जी। कॉमरेड थैंक यू। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि पहली बात तो हमें सच्चाई जाननी पड़ेगी। आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे तो क्या क्या जजमेंट आए हैं पिछले 2-3 महीनों में, इसके बारे में भी ख्याल करना पड़ेगा। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था पेपर में रिपोर्ट, अब वो सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर आया था पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार पूछा था, अगर प्रवासी मजदूरों को खाना मिल रहा है तो उन्हें वेतन की क्या ज़रूरत है, जब वो काम नहीं कर रहे थे। और ये सवाल हो रहा था जब वो काम नहीं जा सकते थे लॉकडाउन के समय, तो उस समय में ऐसे हमने सुना है। आगे हमने ये भी सुना कि जब हमने खुद ने देखा और अनुभव किया कि एक नोटिफिकेशन निकला था कि लॉकडाउन के तहत सभी मजदूरों को पूरा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल, जो सरकारी सबसे बड़े अधिवक्ता है, तो उन्होंने खुद ने कोर्ट के सामने कहा कि क्यों ना आपके योर लॉर्डशिप्स, क्यों ना आप इसको स्टे कर दें और फिर पार्टी आपस में जो सेटलमेंट करती है वो कर देगी। मतलब सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है और वो नोटिफिकेशन का बचाव करने के बजाय खुद बोलते हैं कि क्यों ना आप स्टे कर दे वो नोटिफिकेशन। तो ये सरकार दिखाना चाहती थी कि हमने वो मजदूरों के लिए कुछ किया, और 1 महीने भर के लिए वो नोटिफिकेशन पीछे भी ले लिया 2 महीनों के अंदर। और जब वो नोटिफिकेशन वो 2 महीने के काल के लिए भी चैलेंज किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ आप स्टे कर लीजिए, खुद ने सजेशन दिया था सरकार। तो ऐसे हालात में ये जजमेंट को हमें देखना चाहिए। सेक्शन 5 में ये जो लिखा है, आपने जो बोला कलम 5 में लिखा गया है कि पब्लिक इमरजेंसी में सरकार कुछ फैक्ट्रियों पे या कुछ फैक्ट्रियों के वर्गों पे, फैक्ट्रियों के वर्ग यानी जो फैक्ट्रियां मेडिकल की है,
या जो फैक्ट्रियां ये इलाके में बसी हुई है, ऐसे कोई वर्ग अगर बना दे फैक्ट्रियों का, तो ऐसे फैक्ट्रियों में या फैक्ट्रियों के वर्ग में फैक्ट्रीज एक्ट के प्रावधानों को निलंबित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, जब तक ये इमरजेंसी खत्म नहीं होती है और उस चीज के लिए कि उससे इमरजेंसी को टालने में मदद हो। अब सरकार का क्या कहना था? सरकार का कहना था पब्लिक, वहां पे ये कानून में ये भी लिखा है कि पब्लिक इमरजेंसी यानी क्या? पब्लिक इमरजेंसी यानी कोई ऐसे खतरा, या तो युद्ध के वजह से, या तो बाहरी हमले के वजह से, या तो अंदरूनी कोई डिस्टरबेंस की वजह से, लेकिन जिससे भारत के सुरक्षा को या इसके कोई इलाके के सुरक्षा को धोखा है। तो हमारा पहले ये आर्ग्यूमेंट था कि ऐसा पेंडेमिक हुआ है, पेंडेमिक के बाद लॉकडाउन हुआ है, हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक कोई बहुत ही मजबूरी आई हो, मान लेते हैं, चलो मान ले एक बार, एक्चुअली उसके बारे में भी कोई किसी के पास फिगर्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर चलो मान लिए कि आर्थिक कोई मंदी आ गई, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया। लेकिन ये आर्थिक संकट क्या इस तरीके का है जिससे अपने देश के सुरक्षा को कोई धोखा पहुंच रहा है? वैसे तो नहीं है। तो फिर आप इसका इस्तेमाल करके मजदूरों के ऊपर क्यों डाल रहे हो भार? और उतना ही नहीं, क्या ये भार डालने से मजदूरों पे, मतलब मजदूरों से 12 घंटा ड्यूटी लेने से क्या ये संकट दूर हो जाएगा? मैंने कहा कि हमारा तो आर्गुमेंट था कोर्ट के सामने कि उल्टा होने वाला है, उसके वजह से बेकारी बढ़ेगी। ऑलरेडी सीएमआई के फिगर्स आए हैं, ये हमने आर्ग्यू किया कोर्ट के सामने कि अप्रैल में ही 177 लाख नौकरियां खत्म हो गई थी और अगस्त के अंत तक ये बढ़ के 189 लाख नौकरियां इस देश में खत्म हो गई है लॉकडाउन के दौरान। तो ये चीजों से सिर्फ बेकारी बढ़ेगी। जहां पे 3 शिफ्ट पे मजदूर काम कर सकते थे, वो अभी 2 ही शिफ्ट में काम करेंगे, कम मजदूरों को लेना पड़ेगा, और ओवरहेड्स जो है मालिकों के कि मजदूरों पे दूसरी चीजें, मतलब उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इत्यादि जो खर्चा करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। तो वो छोटा फायदा मालिकों को होगा, मजदूरों की बेकारी बढ़ेगी। इससे क्या ये आर्थिक मंदी या जो संकट चल रहा है ये दूर होने वाला नहीं, ये बढ़ने वाला। और कोर्ट ने ये सभी आर्ग्यूमेंट ज्यादातर मान लिए हैं। ये एक चीज मुझे कहना है कि मैं तो खुद कम्युनिस्ट हूं, हम तो चाहते हैं कि पूरे तरीके से मजदूर का वेतन यानी पूरा के पूरा जो नफा हो रहा है ये मजदूरों के बीच में बांटा जाए, समाज के बीच में बांटा जाए, किसी पूंजीपति के हाथ में नहीं चले जाए। लेकिन हम आज जो जी रहे हैं ये एक पूंजीवादी समाज में जी रहे हैं, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज का सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट दे जिससे हम कम्युनिस्ट विचार को सामने रखें। नहीं, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान को पूरे तरीके से माने। इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अपने संविधान में लिखा है कि मजदूरों को सुरक्षा देनी चाहिए, और जो अपने संविधान में लिखा है कि हम एक समाजवादी राज्य की तरफ जाना चाहते हैं, लिखा तो है, तो इतना तो सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान देगी, ये हम जरूर उम्मीद रखते हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों से ये उम्मीद ठुकराई गई है। मुझे ये कहना है कि कई सालों के बाद हम एक ऐसे जजमेंट देख रहे हैं जिससे एक झलक आती है फिर से कि जो कुछ सालों पहले कम से कम एक लिबरल अप्रोच था सुप्रीम कोर्ट का, वो लिबरल अप्रोच अभी हम फिर से एक झलक देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना शुरू किए अपने देश में, उसमें शायद ये जजमेंट की वजह से एक झलक दिख रहा है कि नहीं, शायद कुछ अलग भी हो सकता है। एक जमाना था जब जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस डीए देसाई, वैसे कई जजेस थे जिन्होंने इस तरीके के जजमेंट दिए थे, कम्युनिस्ट नहीं, लेकिन कम से कम जो अधिकार प्राप्त हुए हैं मजदूरों के कानून में, वो अधिकारों को तो पूरे तरीके से मजदूरों को देना चाहिए।
आज तो हम देख रहे हैं कि जो अधिकार दिए गए हैं वो भी उनसे भी वंचित रखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक भूमिका रही है। तो ऐसे हालात में हमें ये देखना है कि आज का जजमेंट से कुछ बदल नहीं होने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसी एक राज्य व्यवस्था का एक भाग है, लेकिन उसका भी हम कुछ फायदा ले सके, और कुछ हद तक जो एक लिबरल अप्रोच जो अपने अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे लिखा है कि इसमें ये कानून में 140 साल के संघर्ष का एक इतिहास निकाला है कि फैक्ट्रीज एक्ट कैसे बना। 1875 में जब पहले फैक्ट्रीज कमीशन बैठा था, वहां से लेकर आज तक जो उसका इतिहास है, कुछ हद तक उसमें एक झलक दी है, और उन्होंने कहा कि ये अधिकार ऐसे ही नहीं छीने जा सकते। तो ये जो है, इस विचार को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी। तो ये हम लोगों को एक उपलब्धि प्राप्त हुई है, ये हम कह सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट बदल गया है, इस तरीके से हमें कोई उम्मीद रखने के लिए हमें कोई जमीन है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि नहीं, अभी तक नहीं तो ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती है, इवन एक लिबरल जजमेंट की। तो अभी लग रहा है कि शायद एक हाथ बीच बीच में हम ले सकेंगे और इसके लिए लड़ सकेंगे, और इसके लिए एक वैचारिक जो संघर्ष अपने देश में चल रहा है कि आज मजदूरों का कोई अधिकार है कि नहीं, दलितों का कोई अधिकार है कि नहीं, जो दबे हुए हैं उनका कोई अधिकार है कि नहीं, ये जो संघर्ष वैचारिक चल रहा है अपने देश में, इसमें ये जजमेंट का एक फायदा, एक बहुत ही छोटे हिस्से का एक फायदा हो सकेगा, इतना मैं मानता हूं। इतना ही कह के मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। लाल सलाम साथियों, निश्चित रूप से कॉमरेड संजय ने जो कहा कि इस कानूनी जीत से एक बल मिला है, लेकिन हमें कानूनी रास्तों से जितनी लड़ाई संभव है वो तो लड़ना ही है, जमीनी स्तर पर भी अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा, तेज करना होगा। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर है, और इस कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर में छोटी छोटी जीतों को हासिल करते हुए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। आज के इस कार्यक्रम में कॉमरेड अमरीश पटेल और कॉमरेड संजय सिंघवी ने जिस तरीके से बात रखी, और मजदूर आंदोलन के संघर्षों से ये लोग जुड़े हुए साथी हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, जमीनी लड़ाई भी लड़ते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं मेहनतकश टीम की ओर से, और संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं मेहनतकश साथियों से। धन्यवाद। मेहनतकश साथी अपनी खबरों को जानने के लिए मेहनतकश वेबसाइट को लॉगिन करें। अपने हालात को देखने के लिए मेहनतकश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेहनतकश की हर जरूरी खबर के लिए संघर्षरत मेहनतकश फेसबुक पेज को लाइक करें।